हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेस को जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हैं इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा और अपने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों तक इन क्लासेस को जरूर पहुंचाइए ताकि वे लोग भी निशुल्क रूप से बहुत ही शानदार कंटेंट को पढ़ सके। हम बात कर रहे थे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमने जो है पहला जो हमारा टॉपिक दे रखा है कूलम का नियम, उसे समझा था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी उस पर बेस्ड पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, जो भी नया विद्यार्थी जुड़े वो पहले जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर पहली वीडियो से देखते हुए आगे बढ़े तो उसे काफी बेनिफिट होगा। नोट्स बनाने में सरलता रहेगी और टॉपिक समझने में भी सरलता रहेगी, न्यूमेरिकल स्किल डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि जब मैं आप लोगों के लिए थोड़े से लेवल के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों के चीजें समझ में आना जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपको पीछे की चीजें याद नहीं होती है तो आप आगे की चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे और फिर चीजें समझ नहीं पाओगे। तो आप लोग ये सोचोगे कि फिजिक्स टफ है, जबकि फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे कोई भी साइंस का पोर्शन हो, इतना आसान होता है कि अगर उसे समझ लिया जाए तो हर एक विद्यार्थी जो है उस क्वेश्चन को सही कर सकता है। चलिए, सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए मैं जो है कल होमवर्क दे करके गया था और लेकिन फिर भी बहुत कम विद्यार्थियों ने जो है कमेंट किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहा है वो पूरा देखे और उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर जरूर टाइप करें। इससे आपका, मुझे पता है कई विद्यार्थियों को लगता होगा कि समय जाता है, लेकिन मेरे भाई समय तो जाएगा, लेकिन जब तू समय के साथ में क्वेश्चन करता चलेगा तो नई चीजें सीखता चलेगा और जब चीजें सीख लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएगा। और वही तो हमारा अल्टीमेटली एम है। तो मैं आपको अपने एम तक आपके पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मेरा टारगेट है कि गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम, आपके सपनों को जो है मैं पंख दे पाऊं। चलिए, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया गया था वो ये था कि निर्वात में रखे दो बिंदु। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा या पानी या कुछ भी नहीं है। निर्वात मतलब एक छोटा सा पार्टिकल भी वहां उपस्थित नहीं होना चाहिए इस प्रकार का, लेकिन बनाना जो है प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल होता है, फिर भी हम निर्वात की कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिएगा कि निर्वात में रखी दो बिंदु आवेशों के मध्य बल जो लग रहा है वो 18 न्यूटन लगता है। कितना? 18 न्यूटन लगता है। अब यदि 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर मोटाई और 6 परावैद्युतांक वाली कोई कांच की जो पट्टी है उसे मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में रख दिया। तो जैसे ही इनके बीच में रखा गया तो आपको बताना है कि अब जो नया वाला बल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला नहीं बताया था? बताइए। मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था। इसका हल जो है केवल एक लाइन का है। हल जो होगा वो केवल और केवल एक लाइन का है। मैंने बताया था कि एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर का मतलब क्या था? परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक क्या होता है? तो निर्वात या एयर के अंदर जो बल लग रहा है वो बट्टे जिस भी अदर मीडियम में जा रहे हो उस मीडियम का जो है बल लगेगा वो। यही चीज मैंने आपको शायद बताई थी। फॉर्मूला काफी लंबा सा पूरा थ्योरी के रूप में लिख करके बताया था। तो आप इस क्वेश्चन को बस इसी से सॉल्व कर लोगे। परावैद्युतांक कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 बराबर एयर यानी निर्वात या फिर हवा के अंदर जो बल लग रहा था वो लग रहा था 18 न्यूटन। तो एफ एयर कितना हो जाएगा? 18 न्यूटन डिवाइड बाय एफ मीडियम, क्योंकि हमें मीडियम यानी किसी माध्यम की बात करनी है और माध्यम यहाँ पर क्या है? तो कांच की एक पट्टिका है जो 6 परावैद्युतांक वाली है और 1 mm उसकी मोटाई है, उसको अपन ने बीच में रखा है। तो अब माध्यम हो गई वो, तो उस माध्यम में जो बल आएगा
वो कितना आएगा, तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 18/6। एफ एम को जो है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाया है, 6 को इधर नीचे भेजा है। 6 से आप जैसे ही इसको काटेंगे तो 6 तिया 18 होता है, 3 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ एम जो है माध्यम के अंदर, यानी जब अपन ने 6 परावैद्युतांक वाली पट्टिका को इनके बीच में रखा, तब बल जो है वो कितना हो चुका था, 3 न्यूटन हो गया था। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम परफेक्टली सही उत्तर है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ भी पाए होंगे। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा था, कांच की पट्टी की मोटाई वगैरह दे करके बीच में रख रहे थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसकी चौड़ाई मोटाई बहुत सारी चीजें दी जाएगी। लेकिन हमें हमारे कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहना है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन में एफ मीडियम होता है तो होता है। अब उसके अलावा जो भी दिया गया है वो हमारे कुछ काम का नहीं। हमें तो ये 3 चीजें दे रखी होगी, तो 2 तो दे देगी होगा और एक आपसे पूछेगा, यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है वापस से। तो तैयार रहे हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। और एक संतुलन टाइप के जो नए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा आगे। क्वेश्चन है 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है ना। कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा आप, चलो क्वेश्चन लिखना। 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर बिंदु आवेश परस्पर आर दूरी पर है। आर दूरी पर स्थित है। कहां पर है, आर दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश, एक अन्य आवेश, अन्य आवेश क्यू, अन्य आवेश है स्मॉल क्यू, दोनों आवेशों को दोनों आवेशों को मिलाने मिलाने रेखा पर वाली रेखा पर कहाँ रेखा पर कहाँ रखें, कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो, वह संतुलन में हो। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दो बिंदु आवेश है। वो बिंदु आवेश आर दूरी पर स्थित है। और अब क्या कर रहे हैं हम, उनके मध्य में एक स्मॉल क्यू चार्ज जो है कहीं से उठाकर लेकर आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि दो बड़े बात में बात कर रहे थे, बीच में तीसरा टपक पड़ा। तो वही वाली बात है कि 9 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बढ़िया आर दूरी पर पड़े थे बेचारे, अब उनके बीच में एक तीसरा टपक पड़ रहा है। वो तीसरा कौन है, स्मॉल क्यू आवेश है। अब ये स्मॉल क्यू आवेश अगर इनके बीच में आ रहा है तो इसको कहां पर रखूं मैं कि जो आपका ये क्यू आवेश आएगा वो संतुलन रहे। समझ में आई बात, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ऑप्शन ए है 4/5 आर दूरी पर। ऑप्शन बी है 3/5 आर दूरी पर। ऑप्शन सी है आपके पास में 13/5 आर दूरी पर। और ऑप्शन डी है आपके पास में 5
बटे 3r दूरी पर। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि 4/3r दूरी पर रखूंगा, या 3/5 पर, या 13/5 पर, या फिर 5/3 पर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, आप अब वीडियो को रोकना और आप खुद सॉल्व करना, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें अगर, तो अपने हल करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज दे रखी है उसकी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में अगर हम धीरे धीरे ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हमारे पास में मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन आवेश इधर पड़ा था, और एक लाइन इनको मिला रही है, और इधर है अपना 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तरफ है 9 इलेक्ट्रॉन, एक है 4 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल है आर दूरी के ऊपर। कहां पर है ये? आर दूरी पर रखे हुए हैं दोनों। क्लियर? अब इनके मध्य में, मध्य मतलब ये नहीं बोला कि अपॉन में एग्जैक्ट जो है आपके आधे भाग में रखना है, इनको बोला इनके बीच में कहीं भी रखा है अपन ने। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पर क्यू आवेश को रख दिया लाकर। ठीक है, क्यू आवेश को रखकर दिया है। अब जो दे रखा था वो आर दे रखा था, दोनों के मध्य की दूरी दे रखी थी, और आवेश को लाकर रखना था। अब ये कह रहा है ये संतुलित हो। संतुलित होने का मतलब क्या होता है? देखिए, संतुलित होने का मतलब है बैलेंस्ड होना। और मैं यहाँ खड़ा हूं, अब एक जना मुझे आगे खींचे, एक जना मुझे पीछे खींचे। ठीक है, अब अगर, जैसे मैं इसको देखो ऐसे नहीं समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये पानी की बोतल मान लीजिए, है ना, मैं ये पेन एक बार रखता हूं इधर। ये पानी की बोतल है, इसको मैं एक बार इधर खींच रहा हूँ, एक हाथ से इधर खींच रहा हूँ। अब ये बोतल जो है, मान लो ऐसे सेंट्रल करके रखा था मैंने। अब ये बताइए कि ये बोतल जाएगी किधर? इधर जाएगी या इधर जाएगी? ये हमेशा उधर जाएगी जिस तरफ ज्यादा बल होगा, है ना। अगर इधर वाले इसमें ज्यादा बल हुआ तो ऐसे मुड़ जाएगी, और अगर इसमें ज्यादा बल होगा तो ये ऐसे मुड़ेगी। समझ में आई बात? तो ज्यादा बल जिस तरफ होगा, हमेशा वस्तु उस तरफ जाएगी। यहां पर जो ये आवेश मैंने मध्य में रखा है, मुझे इसको संतुलित अवस्था में रखना है। संतुलित अवस्था का मतलब है कि ये आवेश ना तो इधर आए और ना ही उधर जाए। यानी कि क्या हुआ, संतुलित अवस्था में कब कोई भी वस्तु होती है? जब उसके ऊपर लगने वाला जो बल है वह क्या हो जाए, नेट बल, सभी बलों को जोड़ करके कितना आ जाए, 0 आ जाए। या तो ये बात याद रखना, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जैसे इसके ऊपर है, तो या तो बल ये इधर लगाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, या 9 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी लेफ्ट राइट। तो ऐसे में क्या होगा कि लेफ्ट वाला बल यानी वाम दिशा का बल, इस तरफ वाला बल, और इधर वाला राइट हैंड साइड वाला बल, दोनों के दोनों बल अगर बराबर हो गए तो ही ये क्यू जो है संतुलित अवस्था में आएगा। तो संतुलित अवस्था में आने का मतलब क्लियरली ये है कि इस क्यू आवेश पर इसकी वजह से लगने वाला बल और इसकी वजह से लगने वाला बल जो है समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, हमें ये पता है कि 9 इलेक्ट्रॉन और क्यू के मध्य की दूरी जो है, वो अगर मैं x मान लू, भाई x एक दूरी तो माननी पड़ेगी ना। तो ये अगर x दूरी है तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस x दूरी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि टोटल यहां से यहां r दूरी थी, अगर ये x है तो ये r माइनस x होगी। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, यहां पर अपन क्या करेंगे, इसके और इसके 9 इलेक्ट्रॉन और क्यू के मध्य में जो बल लग रहा है वो लिखेंगे। तो बल का फॉर्मूला क्या था, k q1, तो k लिखो पहले तो। अब Q1 जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 मान लो Q को, तो देखो k Q1 Q2 बट्टे दूरी x स्क्वायर। ठीक है, ये बल आया है 9 इलेक्ट्रॉन और Q के मध्य में, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बल बराबर होगा क्यू के और 4 इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले बल के, यानी के क्यू और 4 ई के। समझ में आ गई बात? और इसमें जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, के उड़ गया, क्यू क्यू उड़ गया, ठीक है, ई
ई उड़ गया, बचा जो है वो बचा है इधर तो 9, इधर बचा है 4, इधर बचा है एक्स स्क्वायर, इधर बचा है आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो अब अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसी कंडीशन में विद्युत क्षेत्र वाले क्वेश्चनों में भी बनाऊंगा, इसलिए इनको धीरे धीरे समझा रहा हूं कैलकुलेशन करना। तो ये कैलकुलेशन सीखे, ये आगे बहुत काम आने वाली है और अपन इस पर बेस्ड ट्रिक भी बनाएंगे, इसलिए कह रहा हूं। तो अब देखिए, अपने पास जो बचा है वो बचा 9/x² बराबर 4/r-x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये जो r-x है इसको इधर ले आते हैं और 9 को इधर भेज देते हैं, यानी क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे ही ये आएगा तो r-x का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बराबर 4/9। क्लियर? ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो r-x का स्क्वायर लिखा है, इधर एक्स स्क्वायर लिखा है, और इधर ये देखो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं r-x/x और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैंने कंबाइन करके एक जगह स्क्वायर लिख दिया और इसको लिख दिया 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर है, ये बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी भी बराबर हो। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा r-x/x बराबर 2/3 होगा। अब क्या करोगे, बस सिंपल सॉल्यूशन है, इस 3 का गुणा इधर क्रॉस करो, 2 का गुणा x से करवा दो। तो 3 का गुणा होते ही हो जाएगा 3r-3x बराबर 2x। ठीक है, x को अलग करो, r को अलग करो। तो देखिए 3r, ये मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा ताकि एक ही जगह आ जाए, है ना। बस बस बस, चलो अब देखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो 3r है, ये -3x उधर चला गया तो ये बन जाएगा 5x। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें ये पता लगाना था कि इस q को कहाँ रखें, है ना। तो q को कहाँ रखेंगे, तो x डिस्टेंस पर रखा था 9 इलेक्ट्रॉन से, बस तो वो x की वैल्यू निकाल लो आप, है ना। अगर एग्जाम में आपसे कहा जाए कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पर रखा जाएगा, तो r माइनस कर देना, जो भी x निकलेगा वो। और बोला जाए कि 9 इलेक्ट्रॉन से कहाँ रखा है, तो x डिस्टेंस पर रखा है, तो वो x की वैल्यू पूछे या r-x की, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आप निकाल सकते हो। इधर अब x बराबर हो जाएगा 3/5r बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3r/5। ये दूरी तो किससे है, ये दूरी है 9 इलेक्ट्रॉन से। अगर पूछ लेता 4 इलेक्ट्रॉन से दूरी कितनी होगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन से दूरी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको r-x में कन्वर्ट करना है, यानी r-3r/5, और वो आएगा 2r/5। ठीक है, तो अब आपके पास में दो आंसर आ गए हैं। अगर 9 इलेक्ट्रॉन से दूरी पूछी जाती है तो 3r/5 आंसर, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से पूछी जाती है तो 2r/5 आंसर। समझ में आ गई बात। अब आप ऑप्शन भी ऐसे क्वेश्चन में देखोगे, जब मेंशन कुछ भी नहीं कर रखा है ना कि कहां से दूरी मापनी है, तो आप ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन देखिए, 4/5, 3/5, 13/5, 5/3, कहीं पर भी 2/5 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब 3/5 है ऑप्शन, तो अपन 3/5 आर को ही टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, इसको जल्दी से नोट करें। इस टाइप का क्वेश्चन IIT जेई में आ चुका है, नीट में आ चुका है, आपके लैब असिस्टेंट के पेपर में आ चुका है। जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और प्रॉपर तरीके से आवाज वगैरह आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, हजारों क्वेश्चन कूलम नियम पर पेस्ट है ना।
लेकिन मैंने आपको मेजर जो है कूलम्ब नियम का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो समझ विकसित करनी थी आपके दिमाग में कि कूलम्ब नियम पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस प्रकार के और कैसे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने डेवलप करने के लिए आपको 3-4 काफी लेवल के, टफ लेवल के ये न्यूमेरिकल्स थे चारों, जो आपको करवाए हैं। ठीक है, तो आप इन चारों न्यूमेरिकल से ये समझ पाए होंगे कि आपके एग्जाम में जो है कूलम्ब नियम पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आप किस प्रकार से अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब अपन आगे जो है अपना नया जो इसका यूनिट के इसी यूनिट में, मतलब फर्स्ट जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, उसके अंदर दे रखा था कूलम्ब का नियम, वो पूरा हो गया है इस क्वेश्चन के साथ में। अब आगे जो है आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी हम क्वेश्चंस वगैरह ला रहे हैं, तो वो आप जो है ले सकते हैं। ठीक, चलो अब इसके बाद में दे रखा है आपके सिलेबस में विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसमें किसका दे रखा है टॉपिक आपका? विद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो अब आप हेडिंग डालिएगा विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन अब बात करेंगे। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र होता क्या है ये समझने के लिए मेरी आपसे एक विनती रहेगी या रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो है अपनी कॉपी किताब और सब कुछ बंद कर देवे और पूरा ध्यान अगर यहाँ लगा दिया ना, तो 2 मिनट के अंदर आपको विद्युत क्षेत्र समझ में आ जाएगा और कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सही करके आ जाओगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि आपके पास मान लो एक यहां पर आवेश है Q। ठीक, क्या है? आवेश एक Q है, और इस आवेश Q की वजह से, है ना, एक अपना क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। मान लीजिए कि वो क्षेत्र जो है कितना उत्पन्न किया गया है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए वो क्षेत्र जो है इतना उत्पन्न किया गया है। एक सेकंड, है ना, ये देखिएगा। ठीक है, ये ऐसा इतना क्षेत्र उत्पन्न है, बराबर कर देता हूं। चलो, ये जो मैंने एक बड़ा गोला बनाया है, इतना क्षेत्र मान लीजिए उत्पन्न किया गया। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा कि आप अगर जो है यहां पर कोई आवेश Q रखते हो, या आप जो है यहां पर कोई एक P आवेश रखते हो, यहां पर आप कोई E आवेश रखते हो, यहां पर आप कोई S आवेश रखते हो, यहाँ कोई आप L आवेश रखते हो, यहाँ कोई A आवेश रखते हो, तो ये जो मध्य में रखा हुआ Q आवेश है, इसका बल का प्रभाव इन सभी आवेशों पर पड़ेगा, क्योंकि ये सभी आवेश जो है इस Q का जो एक क्षेत्र है, जो एक फील्ड है, वहां उसके अंदर आ रहे हैं। समझ में आई बात? अभी पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, सिर्फ समझो, ध्यान से सुनना। और मान लीजिए कोई एक मेरे जैसा कोई चार्ज था डी, है ना, वो थोड़ा सा किसी से डरता नहीं था, वो बोले अरे भाई साहब अपन नहीं डरेगा, अपन अपने मर्जी का काम करेगा। तो उसने क्या बोला? बोले मैं इस क्षेत्र से बाहर चला गया। तो ये जैसे ही क्षेत्र से बाहर आया, क्या अब इसके ऊपर इस Q का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या नहीं होगा? इस Q आवेश का प्रभाव इसके ऊपर अब नहीं रहेगा। ये अब अपनी मर्जी से जो है जो करना चाहे वो कर सकता है। समझ में आई बात? तो यहां पर हो क्या रहा है कि एक कोई आवेश होता है, उस आवेश का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जब कोई आवेश जाता है तो वह आवेश एक बल का अनुभव करता है, एक फोर्स फील करता है, और जब वह बल का अनुभव करता है तो वही क्षेत्र उस दूसरे वाले आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लेकिन यह इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जो है अनंत दूरी तक नहीं होता है, एक रेंज होती है, वहीं तक ये रहेगा। उसके बाद में उस रेंज से जो बाहर निकल जाता है आवेश,
उसको फिर इस आवेश के बल का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गई बात? तो आप विद्युत क्षेत्र का मतलब समझेंगे कि यह वह क्षेत्र है जहां पर एक आवेश अपने बल का प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है या अन्य आवेशों को आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। समझ में आ गई बात? तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो जाएगी कि एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना प्रभाव दिखाए या अन्य आवेशों को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता रखता है। समझ में आ गई बात? तो विद्युत क्षेत्र एक एरिया है। आप जैसे कि देखते होंगे कि कहा जाता है ना कि गली में तो कुत्ते भी शेर बनते हैं, है ना? तो मतलब वो क्यों? क्योंकि जो कुत्ते हैं बेसिकली उन कुत्तों का क्या है कि उस गली में अपना राज्य, वो उनका क्षेत्र है, वहां तक तो वो जो है अपनी मर्जी चलाते हैं। जैसे ये देखो बेचारे, ये जो आवेश है, ये क्यों आवेश इन सभी को पकड़ के रखा हुआ है, बोले तुम्हारी हिम्मत नहीं है इस एरिया को पार कर दो। लेकिन ये जो कैपिटल डी था, ये मान लो शेर है, तो ये जब जा रहा है तो इसने पार करते हुए इसने रोक नहीं सका, और जब ये बाहर आ गया तो फिर ये इसने अपने एरिया में है, इसलिए ये नहीं डरता। ये बोले तुझे जो करना है वो कर ले, नहीं डरता मैं। समझ में आ गई बात? तो क्षेत्र का मतलब वही है, जैसे आप कहते हो ना एक दूसरे को मिल लेना वहां पर, तो आपका एरिया होता है इसलिए आप कह देते हो उसको कि मिल लेना वहां पर, है ना? क्या हर किसी को कह सकते हो क्या कि आ जाना मेरे उस क्षेत्र में? अरे भाई वहीं का वही हुआ तो फिर तुम्हें धो डालेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी यही बात है और कुछ भी नहीं है। इस आवेश के द्वारा अपना प्रभाव जिस क्षेत्र तक दिखाया जाता है उस क्षेत्र को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो आगे बात करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, है ना? चलिए, तो अब आप जो है सभी डेफिनेशन लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो है किसी विद्युत आवेश, किसी विद्युत आवेश, विद्युत आवेश या, हाँ ये शुद्ध हिंदी में लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वैसे समझा दिया कॉन्सेप्ट तो मैंने, है ना? तो किसी विद्युत आवेश या विद्युत आवेशों के निकाय, विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर, निकाय के चारों ओर, चारों ओर बाउंड्री वो बता दिया था ना पीछे, सर्कल वही, ठीक है। चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित, अन्य आवेशित कण, अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति, प्रकृति मतलब वही पॉजिटिव धनायन है या ऋणायन, तो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण, अच्छा ये आकर्षण के ऊपर है ना, यहाँ आएगा भाई, एक सेकंड, है ना? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई बात?
तो आपका विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी एक विद्युत आवेश हो, चाहे विद्युत आवेशों का पूरा एक निकाय हो, तो उस आवेश या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आप किसी अगर अन्य आवेशित कण को लेकर के जाओगे, तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार यानी धनायन है या ऋणायन है, उसके अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो है वह अनुभव करेगा। तो जो वो क्षेत्र है जहां पर वह बल का अनुभव कर सकता है, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र एक लिमिट तक होगा, इनफाइनाइट तक आप नहीं कह सकते। वैसे माना यही जाता है इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर वस्तु फिर एक दूसरे को जो है अटैच कर रही होती। क्योंकि भाई हर आवेशित जो का वस्तु है वो तो आवेशित होती है। अब आवेशित है तो अगर आवेश एक दूसरे को इतना ज्यादा बुला सकते होते अपने पास में, या इतना अट्रैक्शन रिपल्सन होता, तो फिर सभी वस्तुएं चिपक रही होती। ऐसा नहीं होता है ना। तो उसका रीजन यही है कि एक क्षेत्र होता है विशेष, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक आप फैला दोगे। समझ में आ गई बात? इसी को कहा जाता है क्या? आपका विद्युत क्षेत्र। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये बेसिकली है क्या? तो ये देखो, अगर आप इसको देखोगे तो इसे अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर भी एरो लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बेसिकली? कि देखो, प्रत्येक आवेश का निकाय या आवेश जो है एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा जहां पर दूसरे आवेशों पर बल लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि बल प्रति आवेश कितना लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली और कुछ भी नहीं है, फोर्स बट्टे क्यू नॉट होता है। यानी कि बल, जो विद्युत बल लग रहा है, वह विद्युत बल बट्टे एक जो आवेश है जिसके ऊपर वह इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, उस आवेश का अगर भाग दिया जाए उसके फोर्स में, तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके कई बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो यह बेसिकली एक प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल है, यानी फोर्स ऑन एवरी चार्ज, या फिर आप ये कह सकते हो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गई बात? तो ये जो है ये क्या होता है? ई, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता। ठीक है। और ये कैसे निकाली जाती है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसी का दूसरा फॉर्मूला आप ये दे सकते हो कि एफ जो है वो क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, कूलम बल क्या होता है, के Q1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि भाई देखो, एक तो क्यू नॉट यानी भाई एक Q1 की वजह से जो बल का क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसी में तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल है। तो क्यू नॉट एक तो होगा ही, और उसी क्यू नॉट का अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो एक क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। क्या होगा? एक क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूलाज आ गए, और बस ये दो सूत्र अगर आपको याद है तो आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार के निकाय का विद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे। क्या फॉर्मूला है? E बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। एफ का मान होता है के क्यू नॉट, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक जो है ये क्यू नॉट तो वही होता है जिसके ऊपर अपन बल निकाल रहे थे, तो उस क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। ये कट के फॉर्मूला कैसे आया वो ज्यादा याद नहीं रखना, ये डेरिवेशन में काम आता है। हमें तो इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सूत्र हैं, एफ अपॉन में क्यू नॉट, और एक होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब इन फॉर्मूलों का, जैसे हमने कूलम नियम समझा था, वैसे ही विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन देख ली, इसका सूत्र देख लिया। अब इन सूत्रों का उपयोग जो है अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, यानी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में कैसे करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे, यानी अपन जो है 30 मिनट 35 मिनट के वीडियोस लेकर के आए, और आप लोगों को पूरे पूरे वीडियो देखने हैं, ताकि आप भी परेशान नहीं हो और मैं भी जो है वीडियो बनाते समय भी परेशान नहीं हूं, और जो है कम कम कंटेंट देते देते देते
एक टाइम में अपन जो है बढ़िया से 6-7 वीडियो एक टॉपिक के बना करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग भी जो है रेगुलरिटी बनाए रखें। 30 से 35 मिनट तो आप एक जगह बैठ करके एक साथ पढ़ ही सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। मुझे भी पता है आंखें दर्द होना शुरू हो जाती है, हमारी भी तो आंखें दर्द होती है ना, तो हम इस दर्द को समझ रहे हैं। तो प्लीज अपने जो है इस 35 मिनट 40 मिनट के सेशन को कम से कम पूरा जरूर देखें। ठीक, चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। आज का जो एक क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग से निकल गया था कि आपको क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वीमा क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? इसकी वीमा, ठीक है ना, इसकी जो वीमा है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। चलिए, अब मिलेंगे अगली क्लास में। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद, जय भारत।